अब यहीं पर एक दूसरी हेडिंग बन जाती है कि कोई मतपत्र है निम्न आधार पर अस्वीकृत या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। तो इसके जो पॉइंट हैं उनको अब हम देखते हैं कौन कौन से आधार पर इसे अस्वीकृत या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है और यह स्पष्ट है कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जाएगी। यानी कि कॉलम के सामने ही लगा है, किसी कॉलम के सामने, लेकिन जो चिन्ह होता है उसके ऊपर नहीं लगा है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है, उससे ना तो मतपत्र अमान्य होगा और ना ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा। यानी कि एक ही कॉलम में या एक ही चुनाव चिन्ह पर कई एक मोहरें लगा देता है तो वो वैध माना जाएगा, वो अवैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तंभ में लगाया गया है परंतु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तंभ में छाया आ जाती है तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया माना जाएगा। यानी कि किसी ने मोहर लगाई और उसे फोल्डिंग की प्रॉब्लम की वजह से उसका निशान दूसरे में छप जाता है तो जो उसकी मोहर चेक की जाएगी कि किस में उसने लगाया था और किस में उसका दृश्य बन रहा है, यानी कि मिरर बन रहा है। तो जिसमें उसने मोहर लगाई थी उसी का वो वोट माना जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया हो कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। यानी कि एक किसी ने मोहर लगाई, दो चुनाव चिन्हों पर लग गई, लेकिन जिस चुनाव चिन्ह की ओर मोहर का ज़्यादा हिस्सा होगा उसको उसमें वैध माना जाएगा। नेक्स्ट है, पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में मान लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसी में, और जो नेक्स्ट है वो ये है कि चिन्ह का प्रतीक मामला जिसके बारे में विवाद है या गणना लिपिक को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसके आदेश के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा। समान संख्या के निर्वाचन प्रतीक वाले ऐसे मतपत्र जिनके पीछे वार्ड संख्या पीठासीन अधिकारी अंकित ना की गई हो, मतपत्रों की छटाई के स्तर पर ही उन पर अंकित अनुक्रमांक या पीठासीन अधिकारी को अमुक वार्ड के लिए जारी किए गए मतपत्रों के क्रमांक पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए गए मतपत्र लेखा में उल्लिखित क्रमांक के आधार पर अभिज्ञापित करके संदर्भित वार्ड की गणना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में संवेदनशील अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में जारी किए गए एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटाई किए जाने के स्तर पर ही ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा। इससे साफ होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार्ड की यदि समस्या आए और पीछे जो पीठासीन अधिकारी की सुवर्ण मोहर के बाद में उसमें वार्ड संख्या वगैरह लिखी जाती है और यदि वो नहीं है तो उस मतपत्र का क्रमांक चेक करके अन्य मतपत्रों से मैच करवा के उसे उसी वार्ड में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और यदि किसी में सुभन्नक सील और पीठासीन का पिछले अनुक्रमांक वगैरह नहीं है तो उसको भी वैध माना जाएगा और उसका भी क्रमांक देखकर उसको सेट कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट है, जिस मतपत्र के पृष्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है वह अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है उसे अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। ये दो पॉइंट थोड़ा ज़्यादा समझने वाले हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है ये है, संवेदनशील अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में किए गए एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटाई किए जाने के स्तर पर ही ऐसे
मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा। जिनमें शुभेच्छक नहीं है, वार्ड क्रमांक नहीं पड़ा, उन्हें तो शामिल किया जाएगा, लेकिन उसमें यदि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तो उसे अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिपूर्ण सहित प्राप्त मतपत्र विधिवत मतदाता को जारी किया हुआ न होने की स्थिति में निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि कोई मतपत्र जारी किया गया किसी मतदाता को और प्रतिपूर्ण सहित यदि वो मतपत्र है तो वो भी रद्द माना जाएगा। नेक्स्ट है, मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरो क्रॉस मोहर का निशान अंकित हो तथा मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठा का निशान पाया जाता है तो वह मतपत्र अवैध माना जाएगा। परंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा स्याही लगे अंगूठे से असावधानी पूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा है, केवल वही मतपत्र अवैध होगा। अंगूठा के निशान से मतदाता की पहचान होती है। तो प्रतिपूर्ण, अब यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि यदि मोहर लगी हुई है किसी चुनाव चिन्ह पर और उसके अतिरिक्त ऊपर कहीं या दूसरी जगह अंगूठा लगा हुआ है तो उसे अवैध माना जाएगा। लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि वो अंगूठा जो प्रतिपूर्णों पर लगाया जाता है वो नहीं होना चाहिए, मतलब मोहर के तौर पर ही यदि अंगूठा लगाया गया तो अवैध माना जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बंडल में रखा जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडल को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी, जिससे उन बंडलों की कुल संख्या और उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर संदिग्ध मतपत्र की पर्ची लगाई जाएगी तथा कुल संख्या लिखी जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची परिशिष्ट 5 प्रपत्र 43 लगा दी जाएगी, जिसमें उन बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उसी पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र या संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जाएगी। तो यहाँ से जो ये पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट यहाँ पर जो बन रहे हैं उनसे साफ स्पष्ट है कि जो वैध हैं उन पर अलग से पर्ची लगाई जाएगी और जो अवैध यानी कि अस्वीकृत मतपत्र हैं उनको अलग पर्ची लगाई जाएगी, उनके अलग बंडल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों प्रधान के मतों का विवरण क्रमशः निर्धारित। तो जो मतपत्र मतलब ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान का प्रपत्र 44 भरा जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य